शाही साहब का वीलॉग भी चाइना से जो आया वो भी हमारे ऑडियंस ने बहुत पसंद किया, बहुत अच्छे कमेंट्स उसके ऊपर आए। तो शाही साहब, हम गुफ्तगू वहीं से शुरू करते हैं। आपका जो डेस्टिनेशन था और आपका जो ये सफर रहा चाइना का, कि आपने चाइना को किस तरह पाया। आज हम देख रहे हैं सारी दुनिया में चाइना की बात हो रही है, और दुनिया में बात हो रही थी इस तरह से कि एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर, और फिर उससे भी बढ़कर लोग जो आगे की बात देख रहे हैं कि वो ऐसी पावर कि जो नए वर्ल्ड ऑर्डर को एक सेट करने में उसका काफी बुनियादी रोल रहेगा। बेशक उसके साथ दूसरे पावर्स भी हैं। तो हम शुरू ये करते हैं कि आपने चाइना में क्या देखा, किस तरह के हालात देखे, और आपको मौजूदा तस्वीर उसकी कैसी लगी, और आगे आपको क्या लगा कि चाइना किस तरफ बढ़ रहा है। जी अब्बास साहब, देखें, प्रोग्राम से पहले मैं एक फेनोमेना जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि दर्शक समझ सकें कि हम अभी जो आगे बात करेंगे वो किस पेडेस्टल पे बात है। दो बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं, एक का नाम है मिस्टर डनिंग और एक का नाम है मिस्टर क्रूगर। इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी प्रोपाउंड की थी जिसको डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो हैं इसको गूगल करें और इसके बारे में और पढ़ें इसके बारे में। ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट ये कहता है कि जिस आदमी को जिस चीज के बारे में जितनी कम मालूमात होती है उसको ये समझने में और दिक्कत होती है कि उसकी मालूमात कम। कहने का मतलब है कि जब आप यानी आपकी परसेप्शन जितनी कम होती जाएगी उतनी ज्यादा इस बात की परसेप्शन कम होती जाएगी कि आपको आपका परसेप्शन कम। तो चाइना को लेके जो भारत में शाही साहब, मुझे एक शेर याद आ गया। वो ये आपने जो बात कही इस नजरिए के बारे में, ये जोश मलिहाबादी का शेर है कि जब इल्म के सारे खंगाल डाले कुल्जुम कुल्जुम यानी घड़ा, तब जाके कहीं मारिफते जहालत पाई। यानी हमने इल्म को खंगाल डाला तो पता चला कि हमको बहुत कुछ मालूम ही नहीं। जी सही बात है, सही बात है। तो ये चाइना के केस में भारत में तो दिखता ही है, लेकिन दुनिया के और देशों में भी दिखता है, क्योंकि वो डेवलपमेंट के उस मयार पे पहुंच गया है कि हमारा दिमाग ये प्रोसेस करने के काबिल ही नहीं है कि हम प्रोसेस कर पाए कि वो डेवलपमेंट के किस मयार पे। और शायद इसीलिए हम भारत से में उसका कंपैरिजन करते हैं। अंग्रेजी में हम उसको बोलते हैं हाइफनेट करना, यानी दो चीजों के बीच में हाइफन लगा के उसको एक बराबरी का दर्जा देना। ये जो हम हाइफनेट करते हैं ना कि इंडिया चाइना राइवलरी, अव्वल तो हमें इससे गुरेज करना, क्योंकि जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि ये गैप इतना ज्यादा है कि इसके बीच में हाइफन नहीं लग सकती है, तब तक शायद हम अपनी बेहतरी के लिए काम सही तरीके से ना कर पाए। कि भाई मुझे समझ तो आए, मुझे पता तो हो कि एग्जाम का कट ऑफ 90 है और मेरी औकात 70 की है, तो मैं वो 20 के लिए काम करूं। अगर वो मुझे पता ही ना हो, मुझे लगे कि मैं कट ऑफ के बराबर हूं, तो फिर तो मैं मेहनत नहीं करूंगा। तो एक तो अव्वल तो ये चीज समझ लीजिए। दूसरी जो मुझे चाइना में, देखे मेरी पहली यात्रा है, मैं जिंदगी भर मिडिल ईस्ट मैंने कवर किया है, तो जाहिर है कि ये पूरब से मेरा कोई लेना देना नहीं था। भारत के पूरब के जो भी देश है, सारा उम्र जो है वो तो भारत के जो पश्चिम में थे देश है उसमें गुजर गया। लेकिन ये बड़ा अच्छा मौका था, 10 दिन का ट्रिप था, और मैंने तमाम थिंक टैंक्स, ऑफिशियल्स, मतलब बिल्कुल चौको ब्लॉक एक प्रोग्राम था। तो बहुत एक एक्सपोजर मिला। चाइना के शेंडोंग प्रोविंस में हम गए, जो कि उनके कल्चरल बेस उसका समझ लीजिए। फिर हम गुइजू प्रोविंस गए, जो चाइना का सबसे गरीब गुर्बत वाला प्रदेश है, प्रोविंस है। और वहां जाके जो हमने देखा कि उनके हिसाब से क्या गुर्बत है और हमारे हिसाब से क्या गुर्बत है, मतलब उसमें इतना जमीन और आसमान का फर्क है कि मतलब आदमी उसके बारे में क्या ही बयान करे। सही। तो ये एक्सपीरियंस, जो मुझे दो चार चीजें मैं ब्रॉडली यहाँ पे डिस्कस करूं, एक तो अटर डिसिप्लिन। आई थिंक उनके सक्सेस की सबसे बड़ी रीजन उनकी डिसिप्लिन है। टाइम का कदर करना, अपने वक्त का कदर करना, दूसरों के वक्त का कदर करना, सीमलेस चीजों को करना। डिसिप्लिन यानी हर चीज में डिसिप्लिन दिखेगी आपको। इस टाइम पे खाने का इंतजाम है तो इस टाइम पे खाना लगा होगा टेबल पे। ये नहीं होगी कि जी भात अभी बनी नहीं है, गर्म हो रही है, इस तरह का कोई मामला नहीं है। ऑफिशियल्स को अगर 7 बजे से कोई प्रोग्राम है तो 6:55 पे ऑफिशियल्स वहां पे बाहर खड़े हैं। डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है, जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे
ना तो खित्ते में दिखता है ना मुआशरे में, मतलब दोनों में ही गायब है। तो शायद इसको हम इसीलिए रिकॉन्साइल जो है वो नहीं कर पाते। दूसरा, ह्यूमिलिटी। बड़ा से बड़ा ऑफिसर, मतलब कुछ लोगों से हम जो मिले, आप समझिए कि वो उन प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर के दर्जे, हालांकि चीफ मिनिस्टर जैसी कोई पोस्ट वहां नहीं होती, लेकिन वो दर्जा जो है वो आप उसको मानिए कि सेम था। कुछ लोगों से हम मिले जो समझिए कि उनके चाइना के जो प्लानिंग कमीशन वगैरह है उसके जो हेड है। अगर आप भारत में कोई बाहर से जर्नलिस्ट आए और सोचे कि भारत के प्लानिंग कमीशन के हेड से मैं मुलाकात कर लूं, तो 2 महीने तक तो उसका नंबर भी नहीं आएगा। सही है। तो वो जो ह्यूमिलिटी उनकी है कि वो चीजों को सुनना, कोई चीज हम कह रहे हैं या कोई तीखे सवाल, क्योंकि एक ग्रुप था ना, इसमें तमाम आइडियोलॉजी के लोग थे, इसमें कुछ आरएसएस के आइडियोलॉजी के भी लोग हमारे साथ गए हुए थे, और वो तीखे सवाल पूछ रहे थे, वो उस तरह के सवाल पूछ रहे थे जो सवालों से आपको लगेगा कि वो वेस्टर्न मीडिया से मुतासिर होके ये सवाल पूछ रहे हैं, या अपनी जो उनकी जो कमकली है उससे मुतासर होकर वो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई ऑफिसर कोई झुंझलाहट, किसी तरह का कोई गुस्सा, किसी तरह की वो जिस तरह से उसका जवाब दे रहे थे, और जो डेटा सेट के साथ कि मतलब अल्टीमेटली वो अपने, यानी उनके आइडियोलॉजिकल मूविंग से जो अगेंस्ट के भी लोग हैं, वो उनको जो मैंने उससे फिर यानी एक तरीके से अग्री करते हुए देखा, तो मुझे लगा कि ये डिसिप्लिन, ये ह्यूमिलिटी, ये सारी जो एक जो इंसानी उसमें जो चीजें होनी चाहिए ना, वो उनमें है अव्वल। तो दूसरा ये कि जो ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हमारे यहाँ भी है, कहने का मतलब 5 ईयर प्लान का सिस्टम तो हमारे यहाँ भी है हिंदुस्तान में, लेकिन जिस तरीके से, जिस मेटिकुलस तरीके से वो प्लान करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ हर चीज बॉटम अप है। वहां ये नहीं है कि ऊपर सरकार ने डिसीजन ले लिया और नीचे गुर्गों को बोल दिया कि अब तुम इसको इंप्लीमेंट करो। ठीक है, मतलब क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी है तो जाहिर है कि उसमें कारकुन का सिस्टम है, तो कारकुन उसको लेके जाते हैं। लेकिन वहां क्या होता है कि वहां कंसल्टेशन नीचे से होती है। हाँ। कि कारकुन पहले बताते हैं कि देखें इस गांव में गुर्बत है तो इसको हटाने के लिए ये चीज करना है, वो नीचे से फिल्टर होकर ऊपर पहुंचता है और ऊपर फिर डिसीजन मेकिंग है। तो ये टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग ना होके जो ये बॉटम अप डिसीजन मेकिंग है, आई थिंक वो जिस तरीके से यहाँ फंक्शन करती है, मतलब मेरे होश फाख्ता हो गए वो देख के कि खासकर जो जिसको अपना सबसे गरीब प्रोविंस बता रहे थे, वहां पे जो मैंने उनका पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम देखा और उसके मैंने देखे कि कैसे उन्होंने उसको अचीव किया है, तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन तो मैं बिल्कुल डेज में था। मुझे तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि इस इंफॉर्मेशन को मैं प्रोसेस किस तरह से करूं, कि पहले प्रोसेस तो कर लूं फिर आपसे बात करूं कि भाई वो क्या चीजें समझ में आई। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे लगा कि उनकी सफलता का पर्याय है, उसका कारण। ये अपने आप में इनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि उन्होंने अपना जो गरीब से गरीब इलाका था वो आपको दिखाया, यानी जो आप बाहर से गए थे, खासतौर पे हिंदुस्तान से गए थे, ये बहुत बड़ी बात है। वरना बहुत से लोग, ये होता है कि बाहर से आए हुए लोगों को अपनी वो जो कमजोर पॉइंट्स उसको छुपा देते हैं कि वो ना देखने पाए, तो ये कॉन्फिडेंस इससे जाहिर होता है। शाहिद साहब, खुद चीन के बारे में बात करने के लिए भी हमें बहुत वक्त की जरूरत है और एक लंबा प्रोग्राम करने की जरूरत है, शायद हम कभी करें भी इस पे। लेकिन हम आते हैं इस अगले फेज में कि चाइना अपने अंदर जो कुछ कर रहा है और अपने चारों खाने उसने दुरुस्त करने के बाद ग्लोबली जिस तरह से परफॉर्म किया है और कर रहा है, उसका रिजल्ट हम ये आज देख रहे हैं कि खास तौर पर अमेरिका की तरफ से हमें ये नजर आ रहा है जैसे डिप्रेशन है, यानी डिप्रेस है और बेबस नजर आ रहा है, और चाइना को कंटेन करने की लाख कोशिश हो रही है अमेरिका की तरफ से। और सिर्फ चाइना नहीं, बल्कि हमको एक चीज अभी G20 की जो समिट हुई है साउथ अफ्रीका में, उसमें हमें ये नजर आया जैसे अमेरिका सारी दुनिया से चिढ़ा हुआ है। अब G20 की समिट में वो नहीं गया, बहाना जो बताया तो बिल्कुल बकवास है, वो वहां व्हाइट कम्युनिटी के साथ ही हो रहा है, तो वो तो बकवास है। आप कैसे इसको एनालाइज करेंगे कि हम ये देख रहे हैं कि जो सिस्टम है उसमें चाइना तो बहुत अच्छा करा, जो दुनिया का सिस्टम है। WTO में अमेरिका ने उसको शामिल किया, यूरोप ने शामिल किया, और उसके बाद से चाइना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आगे भी कर रहा है। मगर हम ये देख रहे हैं कि अब उसी सिस्टम से ये डरे हुए नजर आ रहे हैं खुद वेस्टर्न कंट्रीज और खासतौर पर अमेरिका। आपका एनालिसिस क्या है? G20 को हम अगर सामने रखते हैं तो क्या तस्वीर उभर के सामने आती है आलमी सतह की? जी, अब मैं एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगा चाइना वाले में, फिर हम आपके सवाल पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि मुसलमान वहाँ कैसे रहते हैं इसको लेके बड़ा बहुत किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो दुनिया भर में वो अमेरिका अलाइंड मीडिया ने उसको फैलाया है। तो अव्वल तो कुछ चीजें मैं यहाँ पे बताऊं आपको कि जिधर जाइए आपको मस्जिदें नजर आए। अव्वल तो ये ठीक है, वो मस्जिद की शक्ल जो है वो चाइनीज है, यानी वो चाइनीज आर्किटेक्चर से मुतासिर है, लेकिन वो मस्जिदें हैं, ठीक है ना, वो मसाजिद आपको नजर आएंगी। कुछ लोगों के जहन में ये है कि जब तक डोम और जब तक वो एस्पायर नहीं होता तब तक मस्जिद नहीं होती। पहले अव्वल तो डोम और एस्पायर कोई मुसलमानों की चीज है नहीं। वो रोमन अंपायर से इस्लाम के अंदर आई है, वो रोमन अंपायर से ईस्टर्न रोमन अंपायर में आई, ईस्टर्न रोमन अंपायर से टर्की के आर्किटेक्चर में आई और ईरान के आर्किटेक्चर में आई। तो वो लोगों के जहन में ये हो गया कि जब तक एक गुम्बद और एक एस्पायर ना हो तो मस्जिद नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया मस्जिद में कहीं नहीं लिखा गया है कि उसमें गुम्बद और उसमें स्पायर की कोई जरूरत है। हर जगह के आर्किटेक्चर से वो मुतासर होकर वो बनती है, तो वो आपको नजर आएगा। दूसरा कि आप फर्ज करें इस 10 दिन के अंदर हम कम से कम 7 या 8 होटल जो थे जिसमें रुके हैं, ऐसा कोई होटल नहीं था। और वो गेजू प्रोविंस जिसमें मुझे नहीं लगता है कि सुन्ना सारिया 5% भी मुसलमान हैं। खाने के का जो स्प्रेड होता था उसमें कौन सी चीज हलाल है उस पर हलाल लिखी हुई है। ये बड़ा आश्चर्य हुआ हमें कि ये उन प्रदेशों में भी है जहां मुसलमान आबादी नहीं है, जहां हुई आबादी है या जहां उइगुर है बाकी है, कजाक ताजिक, वो बीजिंग बीजिंग में नजर आता है, दूसरे जगह पे भी था। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ इसको देख के कि भाई इतना आउट ऑफ वे जाके, मैं इसको कुछ लोगों को लगा कि नॉर्मल है। मैं चैलेंज करता हूं कि आज भारत में आप गैर मुस्लिम कोई भी 5 स्टार होटल में आप हलाल सर्टिफिकेशन खाने के सामने रख के दिखा दें। सही है, ये मेरा ओपन चैलेंज है लोगों में। तो मुझे पहले तो वो, दूसरा बीजिंग के का सबसे फेमस जो स्ट्रीट फूड का इलाका था, वो ऑलमोस्ट उसमें 90% वेंडर्स जो है, कम से कम वहां 500 वेंडर होंगे, वो मुसलमान। यानी सबसे बड़ा जो स्ट्रीट फूड का इलाका उनका था वो मुसलमानों के हाथ में। उसके बाद कई जगह पर हमने ये देखा, कई फैक्ट्रीज हम गए खाने के, फूड प्रोसेसिंग के, खासकर ये जो यूजू प्रोविंस की बात कर, चुकी गरीब है तो जाहिर है कि एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है, उसके जो इंडस्ट्री है वो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। वहां हम गए तो सारे फैक्ट्रीज में हलाल सर्टिफिकेशन उन्होंने सीख की है। वो उन्होंने वहां के हलाल यानी मुस्लिम एसोसिएशन से मांगा है कि देखिए आप आइए हमारे फैक्ट्री को विजिट कीजिए और हम जो ये चीज बना रहे हैं इसको देखिए कि ये आपके हलाल स्टैंडर्ड से है कि नहीं, और अगर है तो इसको प्लीज सर्टिफाई कीजिए।